हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेव पैकेट्स और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में। और मैं बता चुका था उसमें कि फेज वेलोसिटी कब होती है जब आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप स्टडी करते हो, और ग्रुप वेलोसिटी कब होती है जब आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को स्टडी करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है जो साइन के बारे में बताया था मैंने, साइन जो होता है आपका यहाँ पर वेव फंक्शन होता है। साइन इज अ वेव फंक्शन। व्हाट इज साइन? साइन इज इट इज अ वेव फंक्शन। ये आपका वेव फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन होने के साथ साथ ये जो साइन होता है ये आपकी जो पोजीशन आर एंड टाइम टी पर डिपेंड करता है। ये आपका थ्री डायमेंशनल जो आपका है वेव फंक्शन कहलाता है। अब इसको वन डायमेंशन में लिखना चाहे तो वन डायमेंशन में होता है आपका एक्स टी, मतलब किसी टाइम टी पर पोजीशन एक्स पर जो किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की, उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को ये शो करता है। तो ये आता है आपका वेव फंक्शन। अब इस वेव फंक्शन भाई हमने लेते क्यों है इसको, क्योंकि हमने बात करी थी कि भाई आपकी जो वेव होती है वो वेव जो होती है वो इस पैकेट्स के रूप में होती है। इस तरह से जो है इसके पैकेट्स होते हैं, इस तरह से ये पैकेट्स के रूप में चलती है, इसके इस तरह से पैकेट्स होते हैं इसके। तो इन पैकेट्स को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या माना था, वेव फंक्शन माना था। और वेव फंक्शन में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने कहा भी था ये आपका कोई नॉर्मल वेव फंक्शन नहीं होता है, ये वेव फंक्शन एक स्पेशल टाइप का वेव फंक्शन होता है। इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इस वेव फंक्शन को जो है आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी सिंगल होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। मतलब कि इसका एक पोजीशन पर जो इसकी वैल्यू है वो एक ही होनी चाहिए, अलग अलग इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन यहाँ बात करें कि यहाँ अगर अपन टाइम लेने, इसको टाइम एक्सेस लेने हैं और ये आप वेव फंक्शन साइन ले लो और ये टाइम ले लो, तो उस कंडीशन में इस टाइम पर इसकी पोजीशन क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी। तो वेव फंक्शन ये बनेगा आपका, यहाँ परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करोगे। अगर इस टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम पर जो इस टाइम पर पोजीशन यहाँ पर इसकी होगी, हमको साइड फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। एक टाइम पर ही यहाँ पर दो वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकती साइन की। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर जो पार्टिकल है वो दो पोजीशन पर कभी भी नहीं रह सकता, वो एक ही पोजीशन पर रहेगा। सेकंड है कि आपका जो वेव फंक्शन जो होना चाहिए, ये वेव फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ये कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो वेव है, मतलब ऐसा नहीं हो कभी भी जैसे कि आप यहाँ पर ये वेव एकदम चलना बंद हो गई और यहाँ से फिर ये नई वेव, एक दूसरी वेव यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गई कि इस वैल्यू को देखूंगा तो इस वैल्यू पर टी तो देख रहा, तो यहाँ पर कोई कर्व नहीं मिल रहा, मुझे कर्व नहीं मिल रहा, इसका मतलब साइन की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब वो पार्टिकल वहां से गया भी हो गया, उस पोजीशन पे है ही नहीं वो। तो इसका मतलब ये है कि इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसको बीच बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड ये है कि इस वेव फंक्शन, ये जो वेव फंक्शन होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कैसा होता है ये, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर हमेशा होना चाहिए, हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल सकें। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका यहाँ पर हमेशा होना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना, आप ये स्टार लगा देते हैं, तो ये आपका साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है, ये साई स्टार होता है। तो साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार होता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो फंक्शन होता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे इसकी, ये आपका पोजीशन एक टाइम टी, ये किसी पार्टिकल की, किसी वेव की किसी टाइम पर पोजीशन को बताता है। तो उस कंडीशन में इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होना चाहिए ताकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है ना। फोर्थ है कि इस ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल क्या करना चाहिए, आपके फॉलो करना चाहिए। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर मैंने कहा था भाई ग्रुप, यहाँ से आपकी वेव चलती है तो ये सिंगल वेव नहीं होती जो आपका हाइजेनबर्ग कहता है, बहुत सारी वेव्स यहाँ से चलती है। और इन वेव्स का क्या होता है, यहाँ पर सुपरपोजिशन होता है। कभी वेव आपका जो है इक्वल फेज में मिलती है तो कभी अपोजिट फेज में मिलती है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो घटता बढ़ता रहता है ना। तो इसको क्या है, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। जब तक ये सुपरपोजिशन नहीं करेंगी वेव्स, तब तक अपन रिजल्टेंट वेव और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि दो फंक्शन ले लेता हूं मैं, साई वन और साई टू, तो इनको आपके सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये होता है कि रिजल्टेंट आपका वेव फंक्शन होता है वो दोनों वेव फंक्शन के एडिशन के इक्वल, अथवा हम कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है इसका वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के
इक्वल होना चाहिए, इनके एडिशन के इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी इस वेव फंक्शन में होनी चाहिए, तभी ये वेव फंक्शन किसी जो है वेव पैकेट को आपको डिस्क्राइब कर पाएगा और किसी टाइम टी पर पोजीशन एक्स को ये बता पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद बात करता हूँ आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस की। भाई साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसी के अंदर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, और इसी के अंदर हम बात करेंगे मैक्स बोर्न ने यहाँ पर दो कंडीशंस दी थी इसके लिए। तो क्या होता है भाई, अपन बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किसका निकाल रहे हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निकाल रहे हैं अपन किसका, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, पर वो फिजिकल सिग्निफिकेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर जो है आपके इस साई का। मैंने अभी भी कहा कि ये साई क्या है, साई इज अ वेव फंक्शन, ये वन डायमेंशनल, और ये क्या होता है आपका थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल इसको हम यहाँ पर कहते हैं। और ये क्या बताता है, ये किसी टाइम टी पर किसी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी, एग्जिस्टेंस के होने को ये शो करता है कि किसी टाइम टी पर आपका पार्टिकल कहाँ होगा, उसके बारे में ये फंक्शन हमें यहाँ पर बताता है। तो ये आपका वेव फंक्शन होता है। उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल किस जगह पे होगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका ये साइन, मतलब ये वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मेन ही यही होता है कि हम किसी भी टाइम टी पर इसकी पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट लेक्चर में बता दिया कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका साइन, मैंने कहा साइन क्या होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। अगर रियल फंक्शन होता तो हम डायरेक्टली ही टाइम टी पर पोजीशन एक्स को पता लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमें चीजों की यहाँ पर इमेजिनेशन करनी पड़ती है, इमेजनरी पार्ट होता है इसके साथ में आयोटा वाला। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन क्या करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। पार्टिकल को एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम उसको उस टाइम टी पर वहां पर इमेजिन करते हैं, वहां पर हम उसको इमेजिनेशन की हेल्प अपन लेते हैं। तो हम डायरेक्टली हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इसकी एक टाइम टी पर जो पोजीशन एक्स को। तो इसके लिए अपन जो है मैक्स बॉर्न ने यहाँ पर जो अपना एक कंडीशन दी थी, उस मैक्स बॉर्न के बेस पर मैक्स बॉर्न कहता है कि किसी भी जगह पर कोई पार्टिकल है, जैसे सपोज करो आपका ये मैं कर्व खींचता हूँ जैसे ऐसे ये आपका जो है इस तरह से वेव फंक्शन है, और किसी भी टाइम टी पर अगर मैं यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस टाइम टी पर इसकी यहाँ पर पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है इसके पाए जाने की, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर मैक्स बॉर्न की टर्म्स में कहते हैं। मैक्स बॉर्न ने कहा कि किसी भी टाइम टी पर किसी पोजीशन एक्स पर जो किसी पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो प्रोबेबिलिटी आपकी ये क्या होती है, ये इस वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके इक्वल। हम इसको कह सकते हैं k इज इक्वल टू कांस्टेंट मान के बराबर 1 रख के बोल सकते हैं इस चीज को कि कोई भी किसी भी जगह पर आपका जो फंक्शन पाया जा रहा है, उस फंक्शन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस वेव फंक्शन के जो है स्क्वायर क्या होती है आपकी, बिल्कुल इक्वल होती है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू कर दूं इसको मैं, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्टार आर टी या एक्स टी लिख सकता हूँ, पोजीशन एक्स के लिए थ्री डायमेंशनल के रूप में लिख रहा हूँ, और ये साइन आर टी इसको मैं ऐसे भी यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका जहां साइन स्टार क्या है, ये आपका साइन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और मैं इसकी प्रॉपर्टी में बता दिया है कि कंजुगेट इसका खुद होना चाहिए और उसको एक दूसरे को सुपर पोजिशन भी यहाँ पर इसका होना चाहिए, मल्टीपल भी इनको होना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं इसको कह दूं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है साइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपन पूरे वॉल्यूम के लिए किसी पॉइंट के लिए था। अगर पूरे वॉल्यूम के लिए कहूँ तो यहाँ पर P आपकी पोजीशन R और T टाइम के लिए पूरे वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन आर टी, और ये हो जाएगा इसका आपका स्क्वायर, यही बनेगा, और ये भी क्या रहेगा आपका dv। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये इक्वेशन टोटल वॉल्यूम में किसी पार्टिकल के
एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर शो करती है, और इसीलिए अपन इस साई आर टी को यहाँ पर एक नया नाम देते हैं और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। जब अपन पूरे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इसको यहाँ पर नया नाम दिया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड यहाँ पर कहलाता है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हो जाता है। अगेन हम कहें यहाँ पर ये जो आपका साई आर टी है ना, इससे इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इस आप पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, स्थिति प्रायिकता घनत्व भी इसको यहाँ पर कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पोजीशन डेंसिटी, ये वाली टर्म मिलाकर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पर जब अपन इस मैक्स बॉर्न की हेल्प से जब अपन इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर टू कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो जाती है, दो कंडीशंस यहाँ पर लग जाती है। क्या कंडीशंस हो जाती है? पहली कंडीशन ये होती है कि किसी भी टाइम टी पर, अगर हम टाइम टी की बात करें तो किसी भी टाइम टी पर आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, किसी भी कण के पाए जाने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी पॉइंट एक्स पर, वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस साइन आर टी का केवल एक ही मान होना चाहिए, इस टाइम एक्स, टाइम टी और पोजीशन एक्स या पोजीशन आर के लिए जो आपकी साइन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, ये कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब आपका नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट पोजीशन के लिए चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी टाइम टी के लिए किसी पोजीशन, पार्टिकुलर पोजीशन एक्स के लिए इस साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका, मैं कह रहा हूं कि इसका स्क्वायर आपका प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अगर इस साई आर एक्स टी की या इस साई आर टी की 3 डायमेंशन के लिए इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी एक से ज्यादा होगी। और प्रोबेबिलिटी तो कितनी होती है, ओनली यूनिक होती है, इसकी एक ही वैल्यू होती है। इसीलिए आपका साइन आर टी है वो भी क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू किसी टाइम की पोजीशन आर पर कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बन सके, यूनिक बन सके। प्रोबेबिलिटी का भी दो मान नहीं होते, प्रोबेबिलिटी का एक ही मान होता है, तो कहां से मिलेगा, जब इसकी यूनिक वैल्यू हो। दूसरा ये है, इसमें इसका प्रतिबंध दूसरी कंडीशन ये लग जाती है कि यहाँ पर किसी भी टाइम टी पर आपका जो ये टाइम टी की बात कर लूं मैं, अगले नेक्स्ट टाइम किसी अन्य टाइम पर, तो किसी भी टाइम टी पर इस आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। इसके इन्फिनिटी होते ही क्या होता है, आपका जो है यहाँ पर स्टेट फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई किसी भी टाइम टी पर जो इस साई की वैल्यू इन्फिनिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो किसी टाइम टी पर इस साई की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटिव नहीं हो सकती। साई आर टी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव नहीं हो सकता कभी भी इसकी वैल्यू टाइम टी पर, क्योंकि इसके इन्फिनिटिव आपकी, अगर ये इन्फिनिटिव है तो मैक्स बॉर्न की जो आपकी परिकल्पना है उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, और यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। तो ये इस मैक्स बॉर्न जो इसने साइन आर टी को दिखाने के लिए यहाँ पर दिया था, साइन आर टी को डिफाइन करने के लिए, इसको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए, इसके यूज दिखाने के लिए, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए इस मैक्स बॉर्न ने अपनी परिकल्पना दी थी, और उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इस फंक्शन के स्क्वायर के इक्वल होती है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पूरे वॉल्यूम के लिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, और इस कंडीशन पर ये वाली जो टर्म है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाती है, और आपका P जो है ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी पोजीशन डेंसिटी, ये बन जाता है यहाँ पर पूरे वॉल्यूम के लिए। अब इस मैक्स बॉर्न को इस साइन के लिए यूज करने पर दो कंडीशंस हमारे पास लग जाती है। पहली कंडीशन है कि इस साइन आर टी की किसी टाइम टी और पोजीशन आर पर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी भी यूनिक बन सके। दूसरा, इस साइन आर टी की वैल्यू को किसी टाइम टी पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इन्फिनिटी होती है आपकी प्रोबेबिलिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती। ठीक है, यदि हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख दें, किस प्रकार से, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं कि आप जो है यहाँ पर ये आपका जो है साइन, या तो मैं लिख दूं इसको प्रोबेबिलिटी आर वेक्टर टी और डीवी कहीं से कहीं तक भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ध्यान दें, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम टेबल पोजीशन अभी भी आर में, लेकिन अपन वोल स्पेस की बात कर रहे हैं।
और वोल स्पेस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस वोल स्पेस के लिए अगर इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी 1 हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की हो जाती है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यहां पर बन जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन यहां पर इसका हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब होल स्पेस के लिए, ये वॉल्यूम वी के लिए था, और जब ये कर दिया तो होल स्पेस के लिए बन गया, तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन आर वेक्टर टी का स्क्वायर डीवी, ये भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस साइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रूप में लिख सकता हूं, तो साइन स्टार आर वेक्टर टी, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होगा, रियल का कभी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होता, इसका होता है यहाँ पर आर वेक्टर ये टी और दैट्स इज इक्वल टू ये आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कहलाती है आपकी कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और इस समय आपका जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके लिए ध्यान रखना आप लोगों की, जो आपके जो साइन आर टी जो आपका वेव फंक्शन है, इसके जो गुणांक होते हैं, इसके जो मल्टीपल्स होते हैं, अगर फिर कोई मल्टीपल्स का उपयोग करते हैं तो मल्टीपल्स को कुछ भी यूज कर सकते हो आप, ए बी सी, और जो भी मल्टीपल हम इसके साथ में यूज कर रहे हैं ना, वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डजंट डिपेंड ऑन टाइम टी। आपका ये फंक्शन जो होता है ये तो टाइम पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन इसके साथ जो भी मल्टीपल्स होते हैं, जैसे बी है तो बी मल्टीपल है, तो ये कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, तो ये कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज्ड कर देते, इसमें नॉर्मलाइज्ड कर दिया, तो आपका ये भी क्या हो जाता है, आपका नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल में नॉर्मलाइज तो हो जाएगा, लेकिन टाइम टी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस तरह से अपन यहाँ पर कहते हैं आगे आगे हम यहाँ पर कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज कह देते हैं कि यहाँ पर आपका जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट आ ही रहा है मेरे पास, 1 क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट यहाँ पर उस क्वांटिटी को हो ही जाना चाहिए, तो ये आपका ध्यान रखना है ना। और वो तरंग फलन जो इस प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं, उन फलनों को अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं जो है यहाँ पर, इसको कहते हैं अपन वर्ग समाकलनीय फलन। मतलब ये क्या है, आप अगर साई है और साई इस फंक्शन है कोई, और वो इस प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन कर रहा है, तो साई आर टी क्या कहलाएगा आपका, इसको अपन बोलते हैं वर्ग समाकलनीय फलन। मैं आगे बात करूंगा इसकी, मैं लूंगा वहां पर वर्ग समाकलनीय फलन, तो उस वर्ग समाकलनीय फलन को क्या करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके वर्ग समाकलनीय फलन कहते हैं, वो फंक्शन जो इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है, उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, वर्ग समाकलनीय फलन, या बोलते हैं इसको स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, ये आपके यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। अगेन यदि यहाँ पर अपने पास में कोई अपन इसमें फंक्शन ले लें साथ में, जैसे मैंने कोई एक और इमेजिनरी पार्ट ले लिया, जैसे मैंने इसका है ना, मैंने लिख दिया आपका साइन आर टी, इसको कर देता हूँ, मैंने लिख दिया आपका साइन आर टी, ये आपका साइन आर टी ऐसा है ना, और साइन आर टी बराबर क्या है आपका e की पावर ऑफ, ये आपका साइन एच बोल देता हूँ इसको मैं, और ये आपका e की पावर ऑफ आयोटा अल्फा साइन आर टी, मतलब जो फंक्शन साइन आर टी साथ में कोई और कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर मौजूद हो, तो भी इस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हमेशा, डायरेक्ट उसको फाइंड आउट कर नहीं सकते, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी टाइम टी और आपकी जो है आर पर, हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखेंगे, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा आपका, तो साइन स्टार डैश ये बन जाएगा आर वेक्टर टी और ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा अल्फा साइन आर वेक्टर टी, ऐसा अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं,
मतलब ये आपका उल्टा हो जाएगा, इसको साइन स्टार बना दो। जब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे ना वापस से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो इन दोनों का मल्टीपल जब अपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये फंक्शन इस फंक्शन से हट जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा साइन आर वेक्टर टी, और ये बन जाएगा आपका साइन स्टार आर वेक्टर टी, है ना, ऐसा मिल जाएगा मुझे। और मैं इसको अगेन क्या लिख सकता हूँ, इसकी हेल्प से मैं इसको वापस से क्या लिख दूंगा, साइन आर वेक्टर टी और इसका मॉड का स्क्वायर। मतलब कि अगर आपके इस वेव फंक्शन के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्रेजेंट हो तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रेजेंस से इसकी प्रोबेबिलिटी जो अपन निकालते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। ब्रॉड वे में अपन कह सकते हैं कि इस आपका वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है। और इस कंडीशन में आपका जो ये e की पावर ऑफ आयोटा अल्फा है ना, इस e की पावर आयोटा अल्फा को हम क्या कहते हैं, तो e की पावर ऑफ आयोटा अल्फा को हम नया नाम देते हैं, और e की पावर ऑफ आयोटा अल्फा जो आपका बनता है इसको फेज फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको अपन बोलते हैं फेज फैक्टर, इसको अपन यहाँ पर कहते हैं। फेज फैक्टर वे फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंट से आपके इस वेव फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तीन चार चीजें मैंने इसमें बताई है, आपको बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन आ गया होगा समझ में। और जो फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करते हैं वो वर्ग समाकलनीय फलन स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहलाते हैं। और यहाँ पर अगर आपके इस वेव फंक्शन के साथ में कोई आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्रेजेंट है आयोटा अल्फा की टर्म्स में, तो यहाँ पर हम जो है जब इसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालकर वापस से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिलती है, इसके प्रेजेंट से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं ये कहलाते हैं आपके फेज फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस से यहाँ पर दो बाउंडेशन लगती है, दोनों बाउंडेशन आपको बता दी है मैंने। एक तो साइन कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकता है ना, और दूसरा साइन की जो वैल्यू है ये यूनिक होना चाहिए। और जब अपन प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम मतलब 1 ले लेते हैं तो उस समय आपका साइन क्या बन जाता है, आपका ये जो है आपका यहाँ पर जो है नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। ओके, इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बढ़िया सा। ये है कि आपको एक जो है रेंज दे रखी है, एक आपका पार्टिकल है वो 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल देन a में है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। ये आपका पार्टिकल इस रेंज में है, चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल देन a। इस रेंज में कोई पार्टिकल है आपका प्रेजेंट इस रेंज में, वो जब पार्टिकल इस रेंज में प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके लिए जो आपका वेव फंक्शन होता है वो होता है साइन एक्स। क्या होता है आपका साइन एक्स टी, किसी टाइम टी पर पोजीशन एक्स के लिए, और ये हमारे पास बनता है ए साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए। ठीक है, सिर्फ साइन एक्स से बोल देता हूँ फिलहाल, अभी टाइम टी हमने फिक्स कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको ए साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन में ए। जब ये रेंज होती है तब ये होती है साइन की वैल्यू, अदरवाइज का मतलब क्या है, अदरवाइज आपका जो साई है ये आपका फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ये से आपको रेंज दे रखी है, ये आपको रेंज दे दी गई इसमें, पार्टिकल ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a है। जब भी पार्टिकल इस बाउंड्री में होगा, इस रेंज में होगा, तो उसके लिए हमें साई की वैल्यू इतनी मिलेगी किसी टाइम t पर। और अगर ये इसके बाहर निकल गया, मतलब इसके बाहर 0 से और बाहर हो गया, या आपका जो है इससे बाहर x ग्रेटर देन a हो गया, तो इस कंडीशन पे जो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये मैंने कहा भी था कि इन्फिनिटी पर जो वेव फंक्शन को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी में इन्फिनिटी पर आपका वेव फंक्शन नहीं रहता, वहां पर अपन बात ही नहीं करते, तो उसको निश्चित ही इन्फिनिटी पर 0 हो जाना चाहिए। तो ये वही कंडीशन यहाँ पर अपन कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अपन प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप इन्फिनिटी पहुंच जाओगे तो वहां पर साइन एक्स क्या हो जाना चाहिए, 100% 0 हो जाना चाहिए। तो ये इसमें कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। तो ये बोल रहा है आपको कि इसके लिए आपका जो यहाँ पर जो है ना a, इस a की वैल्यू क्या होगी, इस a की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है इस कंडीशन के लिए।
तो अपन अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, और इस कंडीशन मतलब मैक्सिमम आपका कण पार्टिकल इसी रेंज में है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाहर तो साइन जीरो जाएगा और इसी के अंदर रहेगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अपन यहाँ पर इसके लिए जो लगा दें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दें। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से होता है कि आपका जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज तो आपकी यही होती है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आपका जो होता है साइन स्टार साइन, यही तो होता है। तो साइन स्टार साइन डीवी दैट्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है, साइन स्टार आरटी, साइन स्टार आरटी, वही तो बात कर रहा हूँ साइन आरटी। तो यहाँ पर आपका जो है ये साइन स्टार और साइन डीवी पूरे वॉल्यूम में हमने बात करी थी इसकी, और पूरे के पूरे इंफिनिटी पूरी स्पेस के लिए अपन ने सुने थे, लेकिन हमारे लिए स्पेस कितनी है अभी, हमारी तो रेंज दे रखी है, क्या दे रखा है 0 से लेके x तक, अदरवाइज साइन अप जो साइन है वो 0 हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज होगी 0 से लेकर के किसमें, ए में, इसमें ही पार्टिकल आपका पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपका वेव फंक्शन आ रहा है, इसके बाहर वेव फंक्शन 0 हुआ जा रहा है। तो इस कंडीशन में इस रेंज के अंदर साइन स्टार साइन डीवी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 टू a इंटीग्रेशन, इस रेंज में इस साइन का मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा, तो a पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, a तो एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा आपका कितना साइन, भाई इसको मैं वैसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर के रूप में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको लिख दूंगा कितना, पहले मैं इसको लिख दूं साइन स्टार साइन डीवी, मतलब आपका साइन स्क्वायर एम्पलीट्यूड में, और कितना होता है डीवी, लेकिन अब अपन क्या बोल रहे हैं एक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे इसकी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक्स डायरेक्शन 3 डायमेंशन नहीं बोल रहा हूँ, तो एक ही डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में पार्टिकल को चलता हुआ मान रहा है, ये एक्स खुद ही कह रहा है वो, तो ये हो जाएगा आपका dx दैट्स इज इक्वल टू 1। अब इस साइन की वैल्यू को अपन यहाँ रख देते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 टू a, कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर इंटू एन पाई एक्स अपॉन में कितना होता है ये a, और दैट्स इज इक्वल टू dx दैट्स इज इक्वल टू 1। यही तो कहना चाह रहा है भाई, मैं यहाँ पर नहीं लेता साइन स्टार ले लेता, ए पे तो कोई ए तो वापस से ए के साथ मल्टीपल होके वापस से ये ए स्क्वायर बन जाता हूँ, यहाँ पर एक बनता प्लस एक बनता माइनस, उस तरह बनता, फिर अपन इसको e की पावर ऑफ आयोटा की टर्म में ऐसे लिखते हैं, उस तरह सॉल्व करना पड़ता है मुझे ऐसे, है ना, मतलब वो 2 sin वो फार्मूला बन जाता है आपका, और वो अपन 2 sin थीटा cos थीटा वही फार्मूला यूज करते हैं, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो एक ही बात होती है, ये थोड़ा इजी हो गया। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर साइन जो होता है आपका, भाई मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर, आप जानते हो 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। इसको ले आएंगे इधर, तो मैं इसको लिख दूंगा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा जो बन जाएगा ना, वो बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और बाय में 2, इसको मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, तो ये बनेगा 0 टू a स्क्वायर निकालने बाहर, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैंने बताया भी था कांस्टेंट को कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, टाइम पर डिपेंड वो करता नहीं है, तो साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कितना, इसकी जगह रख देता हूँ, ये बन जाएगा आपका कितना 1 माइनस cos 2, और थीटा कितना है आपका ये पूरा, मतलब n पाई x अपॉन में a, और इस पूरे के बटे में 2 इसको बाहर ले लूंगा, और ये क्या बन जाएगा आपका dx दैट्स इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो a स्क्वायर बाय 2 ये एज इट इज है, ये जब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो क्या बनेगा मेरे पास dx का ये अंदर मल्टीपल होता है, a1 का कितना हो जाएगा आपका x, जानते हो अवकलन समाकलन तो आराम से कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन के बारे में, 0 टू a, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, जब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से बनेगा आपका cos है तो किससे बदल जाएगा आपका साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ बन जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन में a, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वापस यही कितना आएगा 2n पाई अपॉन में a, कांस्टेंट क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आती है, हम जानते हैं इस चीज को, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगी लिमिट 0 टू a
दैट्स इज इक्वल टू 1। लिमिट्स रख देते हैं, तो अपर लिमिट रख दें, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखो लोअर लिमिट से जीरो क्या हो जाएगा आपका, पूरा ही जीरो बनने वाला, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी, तो सिर्फ अपर लिमिट काम में आने वाली है हमारी। तो ए स्क्वायर बाय 2 और कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए माइनस, ये हो जाएगा कितना, साइन कितना है 2n पाई ए अपॉन में ए और 2n पाई अपॉन में ए और ये ब्रैकेट बंद, x इज इक्वल टू 1। x की जगह ये रख दिया, ऐसे ए कैंसिल हो गया और साइन 2 पाई n की 12 पाई की वैल्यू कितनी होती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 रख के चले हुए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सबकी वैल्यूज कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर बाय 2 और साथ में कितना है आपका a, दैट्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन में a, है ना। तो ये आपका कितना बनेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन में a हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट चढ़ाओगे, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन में a। मतलब इस कंडीशन के लिए, जो कंडीशन आपको दे रखी, उसके लिए हमने a की वैल्यू फाइंड की, और a की वैल्यू कितनी आई आपकी, a अंडर रूट 2 अपॉन में, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। इसके लिए हम एक क्वेश्चन और लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसका, तो मैं क्या है इसको देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे। भाई अगर आप लिमिट आप चेंज कर देता है, अगर वो एग्जाम इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी लिमिट अगर चेंज कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इजीली आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो इसमें इसकी, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब इस रेंज में, सपोज कोई इसी रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी ने ए की वैल्यू आपको दे, ए की वैल्यू आपको दे देता कि अंडर रूट 2 अपॉन ए, ए की वैल्यू है और साइन कितना है 2n, साइन 2n पाई, साइन n पाई x अपॉन में a, ये आपको दे देता साइन x की वैल्यू इस तरह से, ये वैल्यू तो आपको दी हुई है और बोल देता प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालते बिल्कुल कैसे निकालते, उस रेंज के लिए, कितनी रेंज के लिए, 0 से a के लिए, और साई स्टार वो उसका वर्ग करके स्क्वायर करके इसी प्रकार सॉल्व करते हैं आप लोग उसको। ये वैल्यू आपको दे रखी होती तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वहां, तो इजीली आप प्रोबेबिलिटी वहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। 1 के इक्वल नहीं रखना होता उसको, तो आप जो है इसकी प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल देते हैं। कितना आता आपका a स्क्वायर एज इट इज चलता रहता, ये पूरा पूरा यहाँ तक ऐसा चलता रहता, ए स्क्वायर की वैल्यू दे देता, इतनी वैल्यू है ए स्क्वायर की, तो यहाँ पर ए स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाती, ये हो जाती है आपकी इतनी, कितनी है अंडर रूट 2 अपॉन में, तो मतलब सॉल्व कर लेते इसको अपन, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती, आप कर सकते हो इसको। तो प्रोबेबिलिटी भी पूछ ले निकाल सकते हो, या नॉर्मलाइजेशन देकर भी पूछ ले ए की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। एक और इसका क्वेश्चन लेके सॉल्व कर बताता हूँ आपको। मेरे पास फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, और साइन एक्स फंक्शन जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 2a, 1 अपॉन अंडर रूट 2a, और साथ में आपको दे रखा है, आपकी बार दे रखा है इसके साथ में एक्सपोनेंशियल के टर्म में दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दे रखा है आपको अंदर ब्रैकेट के, और ये दे रखा है आयोटा अपॉन एच क्रॉस, आयोटा अपॉन में एच क्रॉस, और ब्रैकेट में और यहाँ पर जो है इसको लिखा जा रहा है px माइनस et, ऐसे इन्होंने लिख रखा है इसको px माइनस et, ऐसे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। ये p मोमेंटम, e एनर्जी, और ये फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये 1 डायमेंशनल बॉक्स में ये पार्टिकल मूव कर रहा है। 3 डायमेंशनल की बॉक्स हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, फिलहाल अपन 1 डायमेंशन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो इसमें मूव कर रहा है और उसके लिए वेव फंक्शन इतना आ रहा है, और इसकी वैल्यू इतनी हो रही है कब, जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2a। अब बाउंड्री कितनी दे दी आपको, 0 से लेकर 2a के बीच हमें वेव फंक्शन इतना मिल रहा है, मतलब वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। और अदरवाइज, अदरवाइज क्या हो रहा है आपका, साइन x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब अगर इसके बाहर चले गए तो वहां पर अपन पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपके दे दिया, आपको साइन x बराबर 0 दे दिया है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस रेंज में, है ना, इस रेंज में ये दे रखा है, तो वो पूछ रहा है भाई इस रेंज में इसकी वैल्यू है, मतलब आपको इतना दे दिया, इसने ऐसे दे दिया ये 0, और यहाँ पर आपको दे दिया ये 2 है, यहाँ पर कोई आपका वेव पार्टिकल मूव हो रहा है, और वेव पार्टिकल के साथ में क्या होती है, यहाँ पर आपकी वेव भी होती है, वेव पार्टिकल के साथ में, है ना। ये अपन वेव पैकेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो बोल रहा है कि जब पार्टिकल इस रेंज में हो तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, और इसके बाहर जब पार्टिकल निकलता है तो उस समय आपका जो कोई वेव फंक्शन नहीं होता, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इंफिनिटी पे अपन चले जाते हैं। इसका मतलब कहने का इतना है।
और वो बोल रहा है कि भाई इसमें तो पार्टिकल है इस रेंज में, तो वो ये कह रहा है कि इसमें तो वैल्यू आपको दे रखी है, वो ये बोल रहा है कि 0 से लेस देन x इज लेस देन a/2। इस रेंज में इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास में होता है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी वो हो जाएगी कितनी, इंटीग्रेशन इस पूरी रेंज के लिए मैं इसको कह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है वो, 0 से a/2 तक पूछ रहा है, क्योंकि 2a तक तो दे रखा है इसकी फंक्शन की वैल्यू को। अगर 0 से a/4 बोल देता तब भी ये फंक्शन लग जाता, अगर 0 से a/6 बोल देता तब भी ये फंक्शन आपका लग जाता, क्योंकि 0 से 2a, अगर 0 to 2a बोला तो भी ये फंक्शन दे रखा है इसने, ये आपका sin x दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब वो बोल रहा है कि 0 से लेस देन x इज लेस देन a/2 के लिए आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें निकालनी है। 0 to a/2 आपका होता है, क्या होता है, साइन rt का होल स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ उसको साइन को साइन स्टार है ना x और आपका साइन x, किसी टाइम के लिए फिक्स कर दिया इसने इसको कि ये आपका इतना ही आपका आ रहा है ना, तो ये इतना आपको बोल दिया किसी टाइम की, तो ये आपका साइन स्टार x और साइन x आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको यहाँ रख के पुटअप करते हैं, तो मैं सबसे पहले इसका क्या है आपका dx, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो p इज इक्वल टू, नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसलिए कभी वन मत रख देना इसमें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो तो वैल्यू पूछा तो नॉर्मलाइजेशन अपन इसका करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फिर निकालते हैं। चलिए इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मैं इसका स्टार निकालूंगा तो ये तो आपका एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो और क्या बन जाएगा 1/√2a, और इसका क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं साइन निकालूंगा तो साइन ये आपका साइन स्टार, तो ये फंक्शन जैसा है, तो क्या दोनों मिलके बाहर निकले, इसका होल स्क्वायर होगा। इसका मैं स्टार निकालता हूं तो ये बनता है आपका एक्सपोनेंशियल, स्टार मतलब कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ जो बन जाएगा आपका माइनस का आयोटा अपॉन एक्स क्रॉस, यही तो होता है। अरे e की पावर ऑफ आयोटा एक्स का कंजुगेट क्या होगा, e की पावर ऑफ माइनस आयोटा एक्स, है ना, तो e की पावर ऑफ माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और साथ में कितना है आपका px माइनस et, ये एज इट इज है, आया समझ में, और ब्रैकेट बंद, और फिर साइन की वैल्यू क्या थी, तो बाहर आ चुका है, साइन की वैल्यू क्या है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना है आपका आयोटा अपॉन में एच क्रॉस इनटू पी एक्स माइनस ई टी। इस एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, e की पावर पूरी की पूरी है। अब मुझे बताओ e की पावर x और e की पावर माइनस x का कितना हो जाता है आपका, वन ही तो होता है, क्योंकि पावर जुड़ करके ये आपकी वन बन जाती है, घट जाएंगे आपस में, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ये और एक्सपोनेंशियल ऑफ ये, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका वन होने वाला है, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2a, ये बन जाएगा आपका इतना स्क्वायर होने से, और ये हो जाएगा 0 to a/2, और कितना बचेगा, ओनली यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 dx, dx का होता है x, दिस इंप्लाइज 1/2a, और ये बन जाएगा आपका x 0 to a/2, ये हो जाएगा, तो दैट्स इज इक्वल टू 1/2a, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इनटू a/2, a से a गया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 1/4, मतलब इस रेंज में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी किसी टाइम टी पर, वो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। मतलब अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25, ये तो होगा, और परसेंटेज में कितना लिख सकते हो इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 25%, मतलब इस रेंज में तो पार्टिकल है, और इस जगह पर जो पाई जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 25%, 100% पूरे में है तो आधे हिस्से में कितनी होगी 25%, है ना, आधी नहीं हो जाएगी 25% होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये चीज अपन साइड में निकालते हैं तो ये कुछ अलग आता है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछ लेते हैं, और ज्यादा कोई हेवी क्वेश्चन नहीं होते, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, है ना, डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन या आपके जो मैक्स बॉन्ड को न पूछते हुए वो इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, कभी मैक्स बॉन्ड भी डायरेक्टली ये बिल्कुल इसमें दे देता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो हमने मैक्स बॉन्ड देखा और मैक्स बॉन्ड की कंडीशन देखी, और इस कंडीशन के बाद में अब अपन जो अगले टॉपिक में बात करेंगे